ये है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेक्चर और आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक हम मैक्रो पढ़ के आए हैं। अब ये जो हमारी सेकंड बुक है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे क्या हुई है, डेवलप हुई है, कि हम आज से 50-100 साल पहले कहाँ खड़े थे और आज कहाँ हैं। उन सभी ओवर द ईयर टाइम पीरियड जो गुजरा है हमारी इकोनॉमी में, कब कैसे कैसे क्या क्या बदलाव है, इस बुक में बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी मिलने से पहले हमारी इकोनॉमी किस तरीके की दिख रही थी। आज़ादी किससे मिली थी? ब्रिटिशर्स से। हमारे देश पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो हमारी बुक अभी हमें स्टार्ट कहाँ से करवा रही है कि एनालाइज करते हैं कि इकोनॉमी तब कैसी थी। इतनी बात समझ में आई है। थोड़ा सा एक हिस्ट्री क्विक चेक ले लेते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्यों आए थे। हमारी जो इकोनॉमी थी वो बड़ी रिच थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि हम जो भी चीज़ें ग्रो करते थे, हमारा सॉइल, हमारा लैंड बहुत ही फर्टाइल था। तो हमारी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री थी वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट थी। लोग खुद के लिए उगाते थे और बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। साथ ही साथ हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जो हमारी हाथ से बनने वाली चीज़ें थी, चाहे वो पोट्री हो गई, कपड़े हो गए, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जो भी ये चीज़ें थी, इनकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा क्या थी, फ्लरिश करती थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, हमारे देश की जो भी हीरे जवाहरात, हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स या फिर जो भी रॉ मटेरियल थे, अच्छी चीज़ें हम उगा रहे थे, ये सब हम इकट्ठा करके बाहर भी बेचने जाते थे, तो हमारे ट्रेडर्स को बहुत अच्छा मुनाफा मिलता था। तो हमारी इकोनॉमी ओवरऑल बहुत रिच थी। इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश कंपनीज थी, उन्होंने सोचा कि इंडिया एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। पर जब वो व्यापार करने के लिए इंडिया में आए तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे राजाओं के होने की वजह से उन्हें अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा है, ट्रेड करने में दिक्कत आ रही है। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्ट्रैटेजिकली इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करना शुरू किया। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे राजाओं के साम्राज्य थोड़े वीक होते गए, ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर लिया और एक फाइनल दिन वो हमारे शासक बनकर हमारे ऊपर राज करने लगे। तो आए वो ट्रेडर्स की तरह थे और बन गए हमारे रूलर्स। तो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने कभी भी अपनी तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने हमेशा ट्रीट किया कि एक ऐसा सेंटर है जहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इतनी बात समझ आ रही है। तो जो हमारी इकोनॉमी होगी वो इसी माइंडसेट से अफेक्ट होके जो भी करेक्टरिस्टिक शो कर रही थी। तो हम समझेंगे कि ब्रिटिशर्स के इस व्यापार वाले माइंडसेट ने हमें कैसे अफेक्ट किया। राइट, तो हम क्या समझने वाले कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, कि जो हमारी इंडिया था उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, खराब करने की कोशिश की, यूज़ करने की कोशिश की। तो मेजरली हम इन्हें 3 सेक्टर्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा जो बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर था उसको उन्होंने उस पर कैसे मार की। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, जो हम बड़ा अच्छा कर रहे थे, उस पर उन्होंने कैसे मार की। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने साइड से यूज़ करने की कोशिश की, अपने मुनाफे के लिए यूज़ करने की कोशिश की। बोलो, बात समझ में आ रही है कि 3 सेक्टर्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सेपरेट करो सबसे पहले कि इंडियन इकोनॉमी पहले कैसी थी ब्रिटिशर के आने से। हाँ, फ्लरिश कर रही थी, एग्रीकल्चर से हम अपना पेट भर पा रहे थे, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हम बहुत अच्छे थे फॉरेन ट्रेड करने में भी। अब उनके बाद, उनके आने के बाद कैसे ये तीनों सेक्टर्स अफेक्ट हुए उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से कि एग्रीकल्चर को उन्होंने कैसे अफेक्ट किया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब हमारा एग्रीकल्चर कैसा था उस पर हम अब नज़र डालते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन। अब आपके आगे कुछ डाटा दिया हुआ है, 1947
2020-21, यानी कि उस समय का डाटा आज के डाटा से कंपेयर किया गया। तो प्रोडक्टिविटी एक पीस ऑफ लैंड में से, एक पीस ऑफ हेक्टेयर में से, पर हेक्टेयर में से आप कितना केजी निकाल पा रहे थे उस टाइम? 660 केजी। आज कितना निकाल पा रहे हो? 3464 केजीज। कितने टाइम्स क्या हो रहा है? बेटर हो चुका है ये। तो उस टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी? काफ़ी लो थी। हम एक पीस ऑफ लैंड में से बहुत कम उपज क्या कर पा रहे थे? निकाल पा रहे थे। और जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, ओवरऑल जितना देश में प्रोडक्शन हो रहा था, वो भी क्या था? काफ़ी कम था। पहले कितना निकल रहा था हमारे देश में से लाख टन्स के हिसाब से? 64। अब कितना निकल रहा है? 1095 लाख टन्स। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि उस टाइम के कंपैरिजन में अब हम बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम हमारा परफॉर्मेंस क्या था? बहुत ही वीक था। क्या लिखा है? द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन वर क्वाइट लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉजिंग बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमें ये बात पता है कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश की बैकबोन है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या थे? काम कर रहे थे, लेकिन आउटपुट क्या था? काफ़ी कम था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या थी? एक बैकवर्ड स्टेट में थी, एक प्रॉब्लमैटिक स्टेट में थी। समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पॉइंट है? इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा अनश्योरिटी थी कि फसल अच्छी होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फसलों को चाहिए होता है पानी। पानी के लिए कोई सिस्टम नहीं था, इरिगेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं था। जो फार्मर्स थे देश के, वो टोटली डिपेंड करते थे रेनफॉल पे। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसलें अच्छी होंगी, अगर बारिश ना हुई या बहुत ज़्यादा हो गई तो फसलें खराब हो जाएंगी। एक इरिगेशन सिस्टम नहीं था, फ्लड कंट्रोल सिस्टम नहीं था, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर के इंफ्रा में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। समझ आ रही है? तो बहुत ज़्यादा क्या थी? अनसर्टेनिटी थी एग्रीकल्चर में। फिर ये क्या था? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस आउटलुक। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उस टाइम इंडिया कैसे काम कर रहा था? खुद के लिए उगाओ एंड खुद खाओ। फार्मिंग, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये हमें क्या बोलती है कि जो फार्मर है वो इस टाइप की क्रॉप ग्रो कर रहा है जो उसको यूज़ करनी है अपने डेली कंजम्पशन के लिए। जो चीज़ें उसको चाहिए, वीट ग्रो कर रहा है, वीट सारा साल यूज़ कर लेगा। कुछ भी वो ऐसा ग्रो करता है जो कि उसको सेल्फ कंजम्पशन में क्या करना है? यूज़ करना है। उस आइडिया को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो कहीं ना कहीं इंडिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग का आइडिया बहुत ज़्यादा क्या था? डोमिनेंट था। लोग पैसे कमाने के लिए फार्मिंग नहीं करते थे, लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए फार्मिंग करते थे। People in India grew crops to meet daily consumption needs, not to earn money, because of which they were not informed of commercial farming benefits. जब आप पैसा कमाने के लिए फार्मिंग कर रहे हो, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। किसी ने उन तक ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना सही नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल। ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? पहले तो ये पॉइंट हमारे आगे दो पार्टीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक तो ओनर और एक टाइलर। अब ये बने कैसे थे? हुआ क्या था? देखो मैं बताती हूँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। उससे पहले हमारे देश में एक ज़मींदारी सिस्टम नाम का एक कॉन्सेप्ट चलता था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? जितने भी लैंड्स थे उनके ऊपर बॉसेस बिठा दिए थे, उनके ऊपर ऐसा एक आदमी बिठा दिया था और उसको कुछ राइट्स दे दिए थे कि ये जो जितने भी लैंड्स तुम्हारे अंडर है, तुम इन लोगों से क्या कर सकते हो? टैक्सेस ले सकते हो, और हम तुमसे कुछ ना कुछ क्या लेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। तुम्हारा इन लोगों से जितना टैक्स लेने का मन है लो, क्योंकि तुम क्या हो? इन लैंड के ओनर हो। जिनके भी लैंड्स थे उनके ऊपर एक ऐसा पर्सन बिठा दिया जिसको ओनर का स्टेटस मिला, उसका नाम क्या रखा? ओनर ऑफ द सॉइल। और जिनके लैंड्स थे या जिन पर लोग काम कर रहे थे, उनका नाम क्या बना? टाइलर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि जो काम कर रहे हैं,
जो लेबर की तरह काम कर रहे हैं उनका नाम रखा गया टाइलर्स ऑफ द सॉइल, और जो ओनर के राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करेगा, जमींदार है जो, उसका नाम रखा गया ओनर ऑफ द सॉइल। अच्छा, क्या कह रहा है ये पॉइंट? ओनर शेयर्ड आउटपुट बट नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द टाइलर्स ऑफ द सॉइल। अब प्रॉब्लम क्या था? गल्फ क्या था? गल्फ का मतलब होता है जो ओनर था और जो टाइलर था उसके बीच में बहुत बड़ा गैप बन गया था। क्यों हुआ था ऐसा? कि जो ओनर था वो टैक्सेस चार्ज करता था, यानी कि जो भी आउटपुट आया है उसमें से क्या करता था? चार्ज कर रहा है, लेकिन जो उगाने के लिए कॉस्ट लग रही है उसमें वो हाथ नहीं बटाता था। यानी कि आउटपुट शेयर कर रहा था, लेकिन इनपुट के लिए जो पैसा चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो शेयर नहीं कर रहा था। तो ओनर्स रिच 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 होते जा रहे थे और टाइलर्स गरीब गरीब गरीब। तो इनके बीच का जो गैप है बेसिकली वो वाइडन होता जा रहा था। समझ आया क्या कह रहा है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। स्मॉल मतलब लोगों के पास छोटे 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 लैंड्स थे, फ्रेगमेंटेड मतलब एक टुकड़ा इधर है एक टुकड़ा उधर है, फैले हुए थे, इकट्ठे लैंड्स नहीं थे। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? चीज़ें महंगी पड़ती थी, चीज़ों को उगाना महंगा पड़ता था। आप इधर खर्चा कर रहे हो, फिर आप उधर जाके खर्चा कर रहे हो। हाँ, और आप उतना बढ़िया प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे कि जो आपका, अगर आपके पास एक वाइडर पीस ऑफ लैंड है तो आप बेटर प्रोडक्टिविटी कर सकते। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होने के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी क्या आती? काफ़ी लो रह जाती थी। क्या होता था? इट लीड्स टू लोअर यील्ड्स, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारे देश में हमने क्या बोला? कहीं ना कहीं एक सबसिस्टेंस आउटलुक था। लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्या कर रहे थे? चीज़ों को ग्रो कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कहीं ना कहीं जो उनको बेनिफिट करने वाली क्रॉप्स थी, जैसे कि इंडिगो, शुगर केन वगैरह वगैरह, जो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा महंगी बिकती थी या जिनकी ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडिया के फार्मर्स को वो क्या कहते थे? फोर्स करते थे कि आप क्या करो, ये उगाओ। कैसे? वो जनरली क्या करते थे? इंडिया के फार्मर्स को फंसाते थे कुछ ना कुछ वो देके, एक्स्ट्रा एडवांस देके, कि आप हमें आपको एडवांस पेमेंट दे रहे, आप ये उगाओ। उससे होता क्या था? अभी हमने बात की कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अनसर्टेन था। रेनफॉल हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो ना अच्छा। अब जो इंडिया का फार्मर एडवांसेस ले चुका है और अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, तो बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या फेस करता था कि अगर क्रॉप्स अच्छी ना हुई तो वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाता था। हाँ, इस तरीके से जो कमर्शियल फार्मिंग थी वो फार्मर्स के लिए अच्छी नहीं बन पा रही थी। समझ आया? देखो पॉइंट भी क्या बोल रहा है? फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर गिवन एडवांसेस which would expose them to uncertainties and lead them to perpetual indebtedness। perpetual indebtedness यानी हमेशा के लिए उन्हें कर्जे में क्या करते थे? डुबा देते थे। बात समझ में आ रही है कि कमर्शलाइजेशन को किस तरीके से, किस बहुत चालाकी से सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया, एग्रीकल्चर को हिट किया गया बैडली। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। यही सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करके आए जब हमने गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल पढ़ा। इसका नाम क्या था? जमींदारी सिस्टम। ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले लोग अपना लैंड ओन करते थे और उस पर अपने काम की चीज़ें उगाते थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? लैंड्स के ऊपर एक बॉस बिठा दिया, एक ज़मींदार बिठा दिया, और क्या बोला कि ज़मींदार को ओनर्स बना दिया गया सॉइल का। देन ज़मींदार से कुछ ना कुछ वो क्या करते थे? टैक्स लेते थे। लेकिन ज़मींदारों को उन्होंने फ्री छोड़ दिया कि लोगों से जितना तुम्हारा मन करता है उतना टैक्स तुम क्या कर सकते हो? वसूल कर सकते हो। तो हुआ क्या बेसिकली? जो टाइलर्स ऑफ द सॉइल थे वो और दबते गए क्योंकि ज़मींदार का जब मन करता वो क्या करता? टैक्स बढ़ा देता, जब मन करता एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लेता। हाँ, ब्रिटिशर्स को तो उसने फिक्स अमाउंट ही देना था ना, तो आउट गोइंग तो फिक्स था, लेकिन इन गोइंग वो अपने हिसाब से क्या कर सकता था? इंक्रीज कर सकता था। और क्या प्रॉब्लम था कि जो टाइलर्स ऑफ द सॉइल थे पहले वो लैंड को ओन कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब उनके ऊपर एक ओनर को बिठा दिया गया था,
अब उनका जो स्टेटस है वो लैंडलेस लेबर बन के रह गया था। यानी उनकी जो हम बोलते थे ना औकात थी या वैल्यू थी, वो क्या थी, सिर्फ एक लैंडलेस लेबर की थी। क्या आप क्या कर रहे हो, एक जमीन पर काम कर रहे हो, आपका ओनर क्या है, कोई और है। बात समझ में आ रही हो कि बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, उसको बेनिफिट करने की जगह, उसको बेटर करने की जगह ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको यूज किया ताकि वो अपना रेवेन्यू अच्छा कर सके। हाँ, कि इंडिया से ज़्यादा पैसे कमा सके, या जिस टाइप का रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए वो हमारे फार्मर्स से ग्रो करा सके। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हिट किया। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं इंडस्ट्री को कैसे हिट किया। देखो, सबसे पहले तो इसके हम दो पहलुओं से पढ़ेंगे। एक तो कि जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी इंडस्ट्रीज, उनको कैसे ख़त्म किया, और एक जो हमारी इंडस्ट्रीज नई डेवलप होनी चाहिए थी, उनको कैसे डेवलप नहीं किया। जो था उसे ख़त्म कर दिया और नया इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया ज़्यादा। तो प्रॉब्लम क्या था, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस था। पूरी दुनिया में हमारे हैंडीक्राफ्ट, जो भी हमारी पॉटरीज है, टोकरीज हैं, बैम्बू से हम लोग कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी क्लोथ पे हम नक्काशी कारीगरी है एटसेट्रा कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में फेमस थी। तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बहुत रिच था, एंड ब्रिटिशर्स ने उसे बहुत एडवर्सली क्या किया, हिट किया, ख़त्म करने की कोशिश की। और जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी, स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पे, मॉडर्न है ये, हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो आजकल इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, हैवी मशीनरी गुड्स, ठीक है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने कुछ खासा इंडिया में डेवलप नहीं किया। डिटेल में पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको कैसे ख़त्म किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स लेके आए टेरिफ पॉलिसीज़, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट। ऐसी पॉलिसीज़ जो भेदभाव करती थी ब्रिटिशर्स में और इंडियंस में। किस तरीके से, ब्रिटिशर्स जो भी अपने गुड्स बनाते थे या जो भी रॉ मटेरियल था उसको अपने देश में लेके जाते थे। देखो सिंपल समझते, इंडिया है, इंडिया कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में लेकर जाते थे टैक्सेस फ्री। कोई भी टैक्स, कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती थी। रॉ मटेरियल फ्री चला गया। अब ब्रिटेन में जाके क्या करते थे, उसे प्रोसेस कर देते एंड बना के वापस गुड्स को इंडिया में लेकर आते थे बेचने के लिए। अब जब ये गुड्स आई हैं इंपोर्ट होके, इन पे भी कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था। हाँ, तो ये गुड्स का प्राइस बेसिकली क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि टैक्स जो होता है, अगर कंपनी को टैक्स पे करना पड़े तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ना तो एक्सपोर्ट ना तो इम्पोर्ट लगा रहे थे अपने गुड्स पे, तो बेसिकली हुआ क्या कि उनके गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। और जो हमारे गुड्स थे, यानी कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, इन पे बहुत हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई। यानी कि अगर हमें कुछ हैंडीक्राफ्ट बना के बाहर बेचने जाना है तो हमें बहुत सारा टैक्स क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। अब जो ब्रिटिशर्स की गुड थी, क्योंकि वो टैक्स फ्री थी, वो बड़ी सस्ती हो गई। जो हमारी गुड्स थी वो टैक्सेस वाली थी, टैक्सेस लगने के बाद अमाउंट निकलता तो महंगी हो गई। तो लोगों ने क्या किया, सस्ता चुनना शुरू किया, और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बिक्री क्या हो गई, सेल क्या हो गई, कम हो गई। तो धीरे धीरे इस तरीके से उन्होंने क्या किया, टेरिफ पॉलिसीज़ की मदद से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एडवर्सली हिट किया। देखो वही लिखा है, टेरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, फ्री में ले जाते थे गुड्स को। टेरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, वहां से यहां पर फिर फ्री में ले आते थे। बट एट द सेम टाइम हेवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बहुत सारे टैक्सेस को लगा दिया गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में राजा, महाराजा, राजकुमार एटसेट्रा नवाब्स वगैरह होते थे। इन लोगों के शौक होते थे कि हाँ, हमारी इस तरीके से पेंटिंग बने, हमारी इस तरीके से नक्काशी हो, हमारी सभ्यता को इस तरीके से कपड़ों में, पॉट्स में, आर्टिफैक्ट में, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में इस तरीके से संजो के रखा जाए, जोड़ कर रखा जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद राजास खत्म होने लगे धीरे धीरे, तो उनके जो शौक थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो भी क्या हुई, कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट होने लग गए। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहे हैं, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स।
अब जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक अपनी फिनिशिंग होती है, एक अपना कंफर्ट होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते, देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग लकड़ी की चप्पल पहनते थे, लकड़ी की चप्पल हाथ से बनेगी, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में आप रखो वो चप्पल जो आप पहनते हो, यानी कि जो फोम वगैरह लगी होती है, अच्छे से स्टेप वगैरह बना होता है, कंफर्टेबल चप्पल, आया ना, तो कौन सी बेटर लगेगी? ये वाली मशीन मेड गुड, क्योंकि हैंडमेड गुड का अपना एक अलग सेक्शन होता है, लेकिन जो मशीन मेड गुड है वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, बेटर होंगी कहीं ना कहीं। तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कंपटीशन किसका फेस कर रही थी? ब्रिटिश गुड्स का, जो कि क्या थी? मशीन मेड गुड्स थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब कहीं ना कहीं जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो अपना कल्चर लेकर आए, तो जो यहाँ के लोग थे वो भी उनके कल्चर से कहीं ना कहीं क्या होने लगे? अट्रैक्ट होने लगे। यहाँ के लोग भी उनका कल्चर क्या थे? अपनाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो उनको देके कुछ ना कुछ नया डिमांड करते, वैसे गुड्स मांगते जैसे ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, जिनकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड क्या हुई? कम हुई। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, रेलवेज बनाया। अब रेलवेज को क्यों बनाया गया? ताकि वो लोगों को इधर उधर लेकर जा सके, हेल्प हो सके, लोग ट्रैवल कर सके। रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि जो भी गुड्स है जो ब्रिटेन से बनकर आई हैं उनको वो दुनिया के, इंडिया के दूर दूर तक पहुंचा सकें, ट्रैवलिंग को आसान कर सकें। तो रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया तो जो उनके गुड्स थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पास वाले एरिया में बंद कर नहीं रहेगा, उनको पूरे इंडिया तक क्या करा जा सकता था? लेकर जाया जा सकता था, पहुंचाया जा सकता था, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सारे इंडिया में ब्रिटिश गुड्स का क्या कर रही थी? कंपटीशन फेस कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको कैसे ख़त्म किया। अब बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, जो मशीन गुड्स, जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, उनका भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। ब्लीक ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे हमें कि जो 1947 से कुछ टाइम पीरियड पहले वाला टाइम है, इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही थी एंड फ्लरिश कर रही थी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ओनर्स थे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे एंड उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए हमारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो नहीं किया। क्या लिखा है? सम इंडस्ट्रीज वर सेटअप बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, पर वो भी किसने? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने सेटअप किया। The state participation was strategic and limited to areas that benefited them. स्टेट ने जो भी डेवलपमेंट की, जो भी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, वो बहुत ही सोच समझ कर किया, इस तरीके से कि उनको बेनिफिट हो सके। बेसिकली हमारा सोच कर नहीं कि उनको बेनिफिट कैसे हो सकता है। जैसे रेलवे को डेवलप किया, हमने अभी बात की पहले कि रेलवे से क्या हो रहा था? उनके गुड्स दूर दूर तक पहुंच पा रहे थे, उनका मार्केट क्या हो रहा था? एक्सपैंड हो रहा था। देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड कौन सी होती है? ऐसी गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आ रही होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो शूज़ बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, उस मशीनरी को बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, जो फर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो इंडिया में बेसिकली कोई ज़्यादा बड़ी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, विच वॉज अगेन अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम अपनी खुद की कैपिटल गुड्स नहीं बना पा रहे थे। कंट्रीब्यूशन टू GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, रिमेन एक्सट्रीमली लो। इंडस्ट्री का, मॉडर्न इंडस्ट्री का जो कि ओवरऑल कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड हो रहा है, कितना आउटपुट बढ़ रहा है देश का, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन बहुत क्या था? लो था। बात समझ में आ रही है कि कैसे काम कर रहे थे, कैसे उन्होंने क्या किया? हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उसको ख़त्म किया और नया भी ग्रो नहीं किया, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि फॉरेन ट्रेड को कैसे अफेक्ट किया। अच्छा गाइज, इस पे मूव करने से पहले ये जो भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या फिर आप बुक रीडिंग करके अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हो? नोट्स बना सकते हो। आपको क्या होगा? पेपर टाइम इंडियन इकोनॉमी पढ़ने में थोड़ा ईज रहेगा फिर, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ओके, तो आगे पढ़ें। क्या टॉपिक है अब हमारा? हमने समझ लिया कि एग्रीकल्चर को कैसे अफेक्ट किया, इंडस्ट्रीज़ को कैसे डी इंडस्ट्रियलाइज किया बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। अब हम पढ़ते कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था जो बहुत अच्छा था उसको इन्होंने कैसे क्या किया, अफेक्ट किया। फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था वो देखते हैं। इंडिया हैड acquired eminence in the area of foreign trade since ancient times। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड बड़ा अच्छा हुआ करता था एंशियंट टाइम्स में, बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया brought an end to it। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो एमिनेंस, वो असेंस हमारे फॉरेन ट्रेड का क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी गुड एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ इस तरीके से बना दिया था कि जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता वो हम प्रोवाइड करते थे। सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करते, अपने देश में ले जाते, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करते, और जो फाइनल गुड बनता वो आके हमारे देश में बेच देते थे। तो हमें क्या बना दिया उन्होंने, एक्सपोर्टर बना दिया। सारा एक्सपोर्ट हमसे इकट्ठा करके लेके जाते थे एंड इम्पोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का। इससे नुकसान क्या था? बेसिकली हमें क्या नुकसान हो रहा था कि जो प्राइमरी गुड्स है वो अगर बाहर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम उसको क्या कर सके, खुद क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। यानी हमारे पास उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसका मतलब है इंडस्ट्रीज कम है, यानी कि लोग भी क्या है, कम काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट कम है। ये इस तरीके से सोचो ना, अगर ये प्राइमरी गुड्स इसी देश में रहते तो यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती तो लोगों को क्या मिलता, काम मिलता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, हाँ हमारे देश का फायदा होता। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइमरी गुड इकट्ठा कर ले गए, वहाँ पर प्रोसेसिंग हुई तो वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हुई, ज़्यादा लोगों को काम मिला, तो उनका फ़ायदा हो रहा था। तो बेसिकली दिक्कत क्या थी कि वो हमसे सारा सामान इकट्ठा करके लेके जा रहे थे, फिर यहाँ पर वापस ला रहे थे, जिसकी वजह से हम उन पे पैसा खर्च कर रहे थे, और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। इस वजह से मशीन मेड गुड्स थी, बेटर गुड्स थी, कहीं ना कहीं चीप भी थी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था कि उन्होंने हमें क्या बना दिया था कि भाई एक्सपोर्ट करोगे तुम सारा, और अपने गुड्स लाके यहाँ पे फिर से क्या कर देते थे, इम्पोर्ट कर देते थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, एक बंदे के पास ओवरऑल क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड उन्हीं के साथ हो रहा था। More than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain। 50% से भी ज़्यादा जो ट्रेड था वो हम ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। देखो ये प्रॉब्लम कैसे है, इमेजिन करो आपका कोई एक फैक्ट्री है, आपके पास 5, 10, 15, 20 डीलर्स हैं, लेकिन उनमें से एक डीलर के साथ आप 70-80% बिजनेस कर रहे हो, बाकी डीलर्स के साथ आप 20-30% बिजनेस कर रहे हो 15-20 डीलर्स के साथ, और एक डीलर के पास क्या है, आपका 70% बिजनेस का होल्ड है। तो अब जब ये डीलर कोई फरमाइश रखेगा कि आप हमें 1% ज़्यादा दीजिए प्रॉफिट का, या आप अपने प्रोडक्ट में ऐसा थोड़ा चेंज कर दीजिए, या ऐसा करिए वैसा करिए, तो कहीं ना कहीं आपको उससे डील करना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। क्यों भाई, अब बाकियों की नहीं सुन रहे हो, बाकी सबको बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही चलता है, लेकिन इस डीलर को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हो। हाँ क्यों, क्योंकि इससे आपका बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा चल रहा है। तो हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था ब्रिटेन के साथ, जिस वजह से हम एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब आप एक तरीके से एक बेटर कंडीशन में होते हो। देखो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने सामान बेचा है, आपको पैसा मिलेगा। जब आप इंपोर्ट करवाते हो तब आपके हाथ से पैसा जाएगा, क्योंकि आपने गुड्स खरीदी है एंड आप पैसा पे ऑफ कर रहे हो। तो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, यानी कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे एक्सपोर्ट से, और इंपोर्ट हम कर रहे थे इसलिए हमारे हाथ से कम पैसे जाएंगे। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा सिचुएशन है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा सिचुएशन नहीं था, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो प्राइमरी गुड्स थी।
एंड प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब है हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास प्रोसेस करने की टेक्निक नहीं, एंड विच इज़ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। देखो क्या लिखा है, सरप्लस ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। सरप्लस था क्योंकि हम प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट। और जो सरप्लस का अमाउंट था, जो ये सरप्लस आ भी रहा था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वजह से, वो भी हमारे लिए यूज नहीं करा जा रहा था। किस लिए यूज किया जाता था, तो ब्रिटिश के वॉर एक्सपेंसेस, लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उनमें यूज हो जाती थी। जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट्स, पुलिस, ये फलाना ढिमकाना, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसको रन करने में, सैलरीज पे ऑफ करने में, वो हमारा ये जो ट्रेड सरप्लस है उसे यूज कर देते थे। Was not used for development, instead it was used for administrative and war expense of the British। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि कैसे उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। इतना क्लियर है, हमने 3 सेक्टर्स पढ़े कि कैसे हमारी क्या किया, एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया, कैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट किया और कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट किया। अब हम क्या बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है कि हमारे देश का ये जो जियोग्राफिक एरिया है, इसके लोगों का क्या स्टेटस था, बर्थ रेट कैसे थे, कितने लोग पैदा हो रहे थे, कितने लोग मर रहे थे, कितनी लोगों की उम्र थी, यानी कि लोग 50 साल के बाद मर जाते थे, 60 साल के बाद मर जाते थे, एक एवरेज कितना जी पा रहे थे लोग। जब हम इस टाइप के डेटा को स्टडी करते हैं और देश के अच्छे या बुरे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि एक देश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है। तो अब हम देखेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे देश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, both birth rate and death rate were very high, nearly 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate and high death rate suggest a state of massive poverty in the country. क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेथ रेट था और बर्थ रेट था, दोनों ही क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हम क्या फिगर आउट कर पा रहे हैं कि लोगों की हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, मर जा रहे थे। बात समझ में आ रही? अच्छा गाइज, ये जो डेटा है 40, 48, ये जनरली आपको कई बार क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, तो आप या तो इसके साथ साथ नोट्स बना लीजिए या बुक में इसको हाईलाइट कर लीजिए, राइट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम कहते हैं किससे, कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं 1 साल की उम्र में कितने उनमें से मर जाते हैं। Okay, infant mortality rate, death rate of children below the age of 1 year per 1000 live birth। 1000 बच्चों में से जो पैदा हुए हैं 1 साल के अंदर अंदर तक कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज infant mortality rate was very high। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या थे, मर जाते थे। It was about 218 per 1000। 1000 में से 218 बच्चे तक क्या हो जाते थे, मर जाते थे। वाइल एट प्रेजेंट, आज की तारीख में इट इज़ ओनली 33। तो अब डाटा में डिफरेंस देख रहे हो। तो हेल्थ केयर बेसिकली क्या था, बहुत ही पुअर था। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पोवर्टी। हेल्थ केयर बहुत पुअर था और गरीबी भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या स्टेटस है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एवरेज एक बंदा कितना जीने वाला है, क्या उम्र तक जनरली बंदे जी पा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन was as low as 32 years, while presently it is 69 years। तब उम्र जनरली बंदे की कितनी होती थी, सिर्फ 32 years। आज के टाइम में जनरली लोग कितना जी जाते हैं, 69 years तक। तो आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हाँ, तो उस टाइम काफ़ी चीज़ें खराब थी, इंडिया काफ़ी ही पुअर स्टेट में रह रहा था, हम ये डेटा से फिगर आउट कर पा रहे हैं। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम।
यानी कि हेल्थ केयर पुअर था, लोगों को नॉलेज नहीं होती थी चीज़ों की, और ऐसा कोई साधन भी नहीं था जहाँ से जाकर वो ये नॉलेज गेन कर पाए। लिटरेसी रेट कि कितने लोग पढ़े लिखे। अब लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं है कि आपने 8वीं 7वीं 10वीं ग्रेजुएशन ऐसा कुछ किया होना चाहिए। लिटरेसी का मतलब है ऐसे लोग जो पढ़ने लिखने बोलने के काबिल है, वो लिटरेट कहलाते हैं। लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट वॉज नियरली 16%। सिर्फ 16% लोग ही क्या थे, लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस, जो हमें क्या दिखा रहे कि सोसाइटी में एक बैकवर्डनेस थी, एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो सोशली बैकवर्ड होंगे और इकोनॉमिकली भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं बैकवर्ड होंगे। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज स्टिल वर्स। ये जो ओवरऑल आपको दिखाया गया लिटरेसी, दिस वॉज 16%, और विमेन का तो इससे भी बुरा हाल था क्योंकि दैट वॉज ओनली 7%। सिर्फ 7% औरतें ही क्या होती थी, पढ़ी लिखी होती थी। पढ़ी लिखी कभी ये मतलब नहीं कि डिग्री होती थी, एज इन उन्हें लिखना पढ़ना आता था, सिर्फ 7%। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस भी था कि लड़कियों को आगे ना बढ़ाया जाए, ना पढ़ाया जाए, वो भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी थी। दिस इंडिकेट्स जेंडर बायस इन द सोसाइटी। बोलो आज समझ में आ रही है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल से हम बेसिकली क्या कंक्लूड कर पाए कि हेल्थ केयर बहुत पुअर था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी, और जो नॉलेज के मीन्स थे वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं पा रहे थे, एंड सोसाइटी में जेंडर बायस भी था। राइट, चलो आगे बढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो भी आप नेचुरल फैक्टर्स से जुड़कर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, जैसे कि आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो या माइनिंग वगैरह कर रहे हो, फिशिंग वगैरह कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो आपने प्राइमरी सेक्टर में बनाया, उसको प्रोसेस करने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ है, फर्म्स हैं, उन सबको हम सेकेंडरी में रखते हैं। टर्शरी जो सपोर्ट सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, जितनी भी सर्विसेज है, बैंकिंग, ये वो सब, वो किस में आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग थे, सेकेंडरी में कितने लोग थे, टर्शरी में कितने लोग थे, एंड ये हमें क्या दिखाता है हमारी कंट्री के बारे में। राइट, तो सबसे पहले चलते हैं, डेटा देखते हैं। ये टेबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑक्यूपेशन दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं, सेकेंडरी में, टर्शरी में। तो अब क्या नोटिस करो, 72.7% लोग किस में इंक्लूडेड है, प्राइमरी सेक्टर में। यानी हमारी इकोनॉमी उस टाइम हाईली डिपेंड किस पे कर रही थी, प्राइमरी सेक्टर पे। देन हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज थी या फिर हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह, वो किधर आ रही हैं, सिर्फ 10%। और जो टर्शरी सेक्टर है वो कितना है, 17%। तो ये आपको पाई चार्ट दिख रहा है, कुछ इस तरीके से हम इसको फिगर आउट कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा क्या था, डोमिनेट कर रहा था। तो इससे हमें समझ क्या आता है कि जो इकोनॉमी है इसमें एक इम्बैलेंस था, यानी कि जो हमारे तीनों सेक्टर्स है वहाँ पर लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। क्या कह रहा है, द टेबल शोज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो नहीं कर रही थी। ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। तब हम बैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं जब सारे सेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वली डेवलप करते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेजेस। ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारी जो सेकेंडरी है इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री में इतना कम परसेंटेज क्यों है, क्योंकि अभी अपनी बेबी स्टेट में थे, इन्फेंट स्टेज में थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा किस पे डोमिनेंट थे, किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। ओके, तो अब हमें इससे हमने क्या हेडिंग्स समझी हैं, बेसिकली क्या हमें समझ आया कि एग्रीकल्चर पे क्या था, हमारा एक प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का। हम लोग 75% डिपेंड कर रहे थे, ऑलमोस्ट रीचिंग 72 पॉइंट समथिंग % हम किस पे डिपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर। अब इस स्लाइड में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी कंट्रीज थी, से इंग्लैंड था, से US, जापान, जर्मनी,
इनमें कितने लोग एग्रीकल्चर में थे, कितना परसेंट पॉपुलेशन क्या था एग्रीकल्चर में था। तो आप देख सकते हो ग्राफिकली आपको पता लग रहा है कि काफ़ी कम था। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं, और ये डेवलपिंग कंट्री है इंडिया हमारी, राइट। तो हम किस लिए इनसे दूर थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे। यही लिखा हुआ है देखो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी कम लोग डिपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे बाकी कंट्रीज में। दिस एस्टैब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी एक कारण है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रीज को उतना महत्व नहीं दिया गया था, इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया था, जिस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा थी ही नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। इंग्लैंड में, यूएस में, जापान में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है, राइट। क्या लिखा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी लेस वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत कम लोग थे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। It further proves how backward the Indian economy was at the time of independence। ये एक और कारण मिल जाता है हमें इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्ड होने का। समझ आ रहा है? ओके, तो फाइनली अब हमारा टॉपिक कहाँ पहुँच गया है कि इंफ्रा कैसा दिख रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो इसको मेजरली 4 हिस्सों में पढ़ते हैं कि रेलवेज, इंफ्रा के नाम पे ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया था, रेलवेज डेवलप किए थे, पोर्ट्स डेवलप किए थे, पोस्ट डेवलप किया था, और रोडवेज डेवलप किए थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जितना भी इंफ्रा डेवलप किया वॉज फॉर देमसेल्व ओनली, ताकि वो अपना मार्केट एक्सपैंड कर सके, अपना फंक्शनिंग बेटर कर सके। रेलवेज क्यों बनाए, ताकि वो जो ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट होके गुड्स आए इंडिया में उनको दूर दूर तक भेज सके, अपना मार्केट एक्सपैंड कर सके। पोर्ट्स क्यों बनाए, ताकि जो इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको हैंडल करने के लिए अच्छी जगहें बन सके। तो पोर्ट्स इसलिए डेवलप किए। पोस्ट क्यों डेवलप किया, ताकि जो भी एक शहर से दूसरे शहर तक कोई मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाने में आसानी हो। इससे फ़ायदा क्या हुआ, बेसिकली कहीं से भी उनको कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना, अपना मोहर लगाया एंड उसे क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वो अपने संदेशे दूर दूर तक पहुंचा सकते थे, कम्युनिकेशन क्या कर सकते थे, पॉसिबल कर सकते थे। तो पोस्ट भी उन्होंने क्या किया, खुद की एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट करने के लिए, बेटर करने के लिए डेवलप किया। लास्टली हमारे पास क्या आ जाता है, रोडवेज डेवलप किए, ताकि जहाँ से भी उनको रॉ मटेरियल इकट्ठा कर कर लेकर आना है वो लेकर आ सके। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंफ्रा के बेसिकली कौन कौन से 4 पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम सारा कुछ समझ चुके हैं। हमने एग्रीकल्चर के इफ़ेक्ट्स देखे कि कैसे उन्होंने ख़राब किया, हमने देखा इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट किया, हमने देखा फॉरेन ट्रेड को कैसे अफेक्ट किया, हमने इंफ्रा की बात की, और हमने सारे फैक्टर्स को क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देख लिया। एंड अब हमें बताना क्या है कि जब हम इंडिपेंडेंस की ईव पर खड़े थे, आज़ाद होने वाले थे, उस टाइम हमारी इकॉनमी कैसी दिख रही थी। तो अब आप बता सकते हो कैसी थी, बिल्कुल बता सकते हो। हमारी इकॉनमी स्टेगनेंट थी, मतलब हमारी इकॉनमी कोई खासा ग्रोथ नहीं शो कर रही थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्या कर रही थी, फंस के रह गई थी, क्योंकि कुछ बेटर इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रही थी, एग्रीकल्चर हिट हो गया था, फॉरेन ट्रेड वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे। तो हमारी इकॉनमी क्या थी, स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी हमारी इकॉनमी। बैकवर्ड का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पर कैपिटा इनकम है, लोग जितना पैसा कमा रहे हैं वो काफ़ी लो है। स्टैगनेंट हमें कहते हैं ग्रोथ नहीं है, बैकवर्ड हमें कहते हैं कि लो है। समझ रहे हो? तो हमारी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड भी थी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमने देखा बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, तो डोमिनेंस था। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन,
कुछ खास इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत कम लोग काम कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम था। रैम्पेंट पोवर्टी थी, बहुत ज़्यादा पोवर्टी फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोग मर बहुत ज़्यादा रहे थे, उनकी उम्र बहुत कम थी। हाँ कि ना। हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, लोग इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो इंडस्ट्रीज़ थी ही नहीं चीज़ें बनाने के लिए, नई इंडस्ट्रीज़ बनी नहीं थी, पुरानी ख़त्म कर दी गई थी। तो हम लोग इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे हर टाइप के सामान के लिए, राइट। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ज़्यादा शहर नहीं बने थे, गाँव में ही लोग थे, तो उतना बेटर लाइफस्टाइल एंड सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ये पॉइंट क्या कहता है? फ्यूडल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, जब हम फ्यूडल जनरली ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन कंट्रीज है इनके सिस्टम को दिखाता है, जहाँ पर एक क्या होता है, राजा होता है, राजा के आगे कुछ लैंडलॉर्ड्स होते हैं, फिर वो कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट कर देता है, एंड फिर फाइनली लोग आते हैं। ऐसा स्टेटस दे देना लोगों को कि आप हाई हो, आप उससे लो हो, आप उससे लो हो, आप उस सबसे लो हो, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्यूडल इकोनॉमी बोलते हैं। पर इंडिया ना तो प्रॉपरली फ्यूडल थी और ना ही प्रॉपरली उससे बाहर थी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि देखो जमींदारी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं फ्यूडल थी, लेकिन अब हम उसे ख़त्म करके फ्री होके आगे बढ़ रहे थे, अलग चीज़ें प्लान आउट कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं फ्यूडल नहीं भी थी, क्योंकि राजा ख़त्म हो गए थे, अब एक गवर्नमेंट आने वाली थी। हाँ या ना? तो ये प्रॉब्लम था कि हम एक डिसिसिव स्टेट में नहीं थे, हम श्योर नहीं थे कि हम है क्या। हम एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बनकर रह गए थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऑफिशियल्स थे भी और कहीं ना कहीं हम फ्री भी थे। बात समझ में आ रही? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की ये सारी बातें हो रही है कि हमारा इकोनॉमी बेसिकली दिख कैसा रहा था। समझ आ गया कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने सब किया, कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी दिखी, हमें सब समझ आ। अब एक सवाल बनता है कि इतने साल जब ब्रिटिशर्स रह कर गए, क्या कुछ फ़ायदा भी हुआ हमें? क्या ब्रिटिशर के राज का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था? तो हम कहते हैं कि यार उन्होंने देखो जान के तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं किया, हमारे लिए जानबूझ के तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जब वो काम कर रहे थे कुछ चीज़ें गलती से अच्छी हो गई। यानी पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम सोचे कि उनका मोटिव था ये करने का, नहीं मोटिव तो नहीं था, लेकिन काम करते करते अपने बेनिफिट के लिए जब उन्होंने काम किए तो कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा भी हो गया। क्या क्या फ़ायदा हुआ? कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। हमने क्या बात की, जो हमारे फार्मर्स थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने आने के बाद क्या किया? फोर्स किया कि क्या करो, कमर्शियल फार्मिंग करो। तो हमारे फार्मर्स को कहीं ना कहीं वो नज़रिया डेवलप करने में हेल्प की कि फार्मिंग इस तरीके से भी की जा सकती है, पैसे भी कमाए जा सकते हैं फार्मिंग से, तो वो एक बेनिफिट हुआ। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना प्रॉपर कि कैसे काम होना चाहिए, रेलवेज बने, रोडवेज बने, काफ़ी ऐसी जगहें बन गई जहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी। लोगों की जहाँ ज़रूरत पैदा होती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि यानी कि लोगों को पैसा मिलेगा, फिर वो खर्चा करेंगे एंड फिर ओवरऑल इकोनॉमी क्या करेगी? फ्लरिश करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना इज़ अ गुड साइन, एंड ब्रिटिशर्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ओके, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या बोल रहा है? ब्रिटिशर्स के आने से पहले जनरली आम लोगों में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। यानी कि अगर मुझे एक चीज़ चाहिए और सामने वाले को दूसरी चीज़ चाहिए, और हम दोनों क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। सिंपल समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे को चाहिए कद्दू, मेरे को रात को बनाना है खाना, मेरे को चाहिए कद्दू, और मैं गेहूँ उगाती हूँ। एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कद्दू है, ओके, एंड उसको क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। तो मैं क्या करती थी? कुछ गेहूं लेके उसके पास जाती थी, उसको गेहूं दे देती थी, वो मुझे कद्दू दे देता था। इससे हुआ क्या? बेसिकली जब हम दोनों की क्या हुई? वांट्स मैच हो गई। उसको जो चाहिए वो मेरे पास है, मेरे को जो चाहिए वो उसके पास है, तब हम क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। इस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। जब आप कमोडिटी को कमोडिटी के बदले क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे।
लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो आए उन्होंने एक प्रॉपर मॉनेटरी सिस्टम, मनी एक्सेट्रा चीज़ों को लॉन्च किया, जिसकी वजह से अब अगर मेरे को कद्दू चाहिए तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता था, ऐसा कोई कद्दू बेचने वाला नहीं ढूंढना पड़ता था जिसको गेहूं चाहिए। मैं जाऊंगी, पैसे दूंगी और कद्दू ले आऊंगी। जिसको गेहूं चाहिए होगी वो आएगा, पैसे देगा और गेहूं ले जाएगा। यानी हमारी वांट्स मैच करना, कोइंसाइड करना ज़रूरी नहीं रहा। तो मॉनेटरी एक्सचेंज का जो सिस्टम डेवलप हुआ, दिस वाज आल्सो अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। देखो अब ये जो भी किया इन्होंने किया अपने फ़ायदे के लिए। कमर्शियल आउटलुक क्यों डेवलप किया? ताकि अपना जो उनको पसंद है वो रॉ मटेरियल मिल सके। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे है, रेलवेज बनाए ताकि अपनी मार्केट्स एक्सपैंड कर सके ब्रिटिश गुड्स की। मॉनेटरी सिस्टम क्यों बनाया? ताकि उनको एक्सचेंज करने में आसानी हो। पर कहीं ना कहीं हमें भी एज अ बाय प्रोडक्ट इन चीज़ों का फायदा मिल गया। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमें उन्होंने दिखाया कि कैसे गवर्नमेंट काम कर सकती है, कैसे आप इफेक्टिवली सारी स्टेट्स को, सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा ये सब चीज़ें सब किस में आ जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। तो उन्होंने हमें दिखाया कि हम किस तरीके से एक सिस्टम में काम कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या थे? उनके कुछ साइड इफेक्ट्स थे, पॉजिटिव इफेक्ट्स जो पड़ गए, राइट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही बात करनी थी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे वो आए एक ट्रेडर के माइंडसेट से, कैसे हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया अपने बेनिफिट के लिए, हमें उसका क्या साइड इफेक्ट से पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल गया, एंड बेसिकली हमारी इकोनॉमी कैसी दिख रही थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम है कि आप इसे बुक से क्विक रीडिंग दे दीजिए। जो हमारे बुक्स में जो साइड में हमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं, डू यू नो या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखती है, नेवर स्किप दोज बॉक्सेस, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जनरली जो भी पेपर होता है वो डेटा बेस्ड होगा या वैल्यू बेस्ड होगा। या तो वो आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। एग्जाम्पल दे देती हूँ एक क्वेश्चन का, जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो उस टाइम बहुत पुअर कंडीशन में था, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर कौन सा ज़्यादा बेटर हो गया? तो ऐसे कौन से फीचर्स है जो उस टाइम की एग्रीकल्चर में भी थे और आज की एग्रीकल्चर में भी है? आपको क्या लगता है आज की एग्रीकल्चर क्यों नहीं ग्रो कर पाई? अब तो हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गए। इस टाइप के जो वैल्यू बेस्ड, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको क्या कर सकते हैं, पेपर में ज़्यादातर पूछे जाएंगे इंडियन इकोनॉमी से, या जो डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो वन वर्ड होते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने अभी फ़िलहाल हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, बट फिलहाल हमने क्या किया, एक बार थ्योरी समझ ली है चैप्टर की, राइट। अब आपका काम है इसे बुक से एक बार रीडिंग दे दीजिए, अपने हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें एग्जाम टाइम में इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रेसफुल इशू ना ले। मिलेंगे और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।